हेलो, वेलकम टू माय शो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं आज 15 अगस्त है और हमने आपसे वादा किया था कि 15 अगस्त को हम जो भारत का यौम आज़ादी है इसके ऊपर एक खुसूसी प्रोग्राम करेंगे। आज मेरे साथ बड़े इम्पोर्टेंट मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम ये सवाल करेंगे कि भारत या हिंदुस्तान ने आज़ादी कैसे हासिल की और क्या ये आज़ादी मुकम्मल आज़ादी है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, हमने कहा है 15 अगस्त हैप्पी इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंस डे। तो हम अपने मेहमानों को बगैर किसी वक्त ज़ाया किए जोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है और हो सकता है बीच में वो खामोशी से चले भी जाएं। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं इस वक्त, उनको जोड़ लेते हैं। और ये जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हमारे साथ समर तूर साहब हैं, ओमकार जी साहब हैं, डॉक्टर प्रदीप साहब हैं और मेजर जनरल AK सिवान साहब। तो बड़ा भरपूर किस्म का हैवी ड्यूटी पैनल है हमारे पास। ईश्वर से कि मैं इतने बड़े बड़े पहलवानों को डील कर सकूं। बहरहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समर तूर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आप भारत के यौम आज़ादी को कैसे देख रहे हैं और क्या ये यौम आज़ादी जो है ये वाकई में आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, या सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जैसे कुछ इंडिया में कुछ हमारे जो नेशनलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जी ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, अभी आज़ादी मुकम्मल नहीं है, पार्टली है और आज़ादी अभी मुकम्मल लेनी है। तो आप कैसे इसको देखते हैं जी समरतूर साहब? सर मैं ओहो, अभी आ जाएंगे वो। अच्छा, वो मुझसे गलती हो गई, मैं उनको स्टेज पे लाते लाते मैंने उनको वो कर दिया, क्या उसे कहते हैं, उनको स्टेज से मैंने हटा दिया। तो वो अभी आ जाते हैं बाहर। जब तक वो आते हैं हम प्रदीप जी इस पे ज़ाहिर ख्याल करें, वो बाय मिस्टेक मुझसे वो एग्जिट हो गए। आ जाएंगे जी। हाँ जी, जरा मुझे भी आवाज नहीं आ रही थी आपका सवाल, डॉक्टर साहब एक बार रिपीट कर दीजिए। सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान की जो आज़ादी है ये कैसे हासिल की गई और क्या ये मुकम्मल आज़ादी है या नामुकम्मल आज़ादी है, ये सवाल है, सिंपल सा। देखिए, आज़ादी जो हासिल हुई है उसके ऊपर तो आपने मेरे ख्याल 50-100 प्रोग्राम कर लिए होंगे। और जो मेरा जो सोचने का तरीका है आज़ादी के बारे में, मैं तो 7 साल के बाद पैदा हुआ था ना। 55 में 55 का मेरा जन्मदिन है। और क्योंकि एक फैमिली का मेंबर जो था वो पाकिस्तान से आए थे, राजपूत फैमिली थी, लाहौर से दिल्ली आना पड़ा। दूसरी फैमिली होशियारपुर की थी, पंजाबी। तो मुझे बचपन से, यानी 60-61 के बाद जो स्टोरीज मुझे सुनने को मिलती थी, उससे तो मुझे लगता था कि ये जो आज़ादी है ये खून की भरी हुई आज़ादी हिंदुस्तान को मिली है। इसमें बहुत फैमिलीज को मारा गया, मारे गए, और इसके पीछे जो दो कौमी नज़रिया था उसका कितना नुकसान हुआ है, ये मैं बचपन से सुनता आ रहा था। और जो बायोग्राफीज़ अपनी फैमिली की तरफ से मुझे मिली, उनमें से मैंने कुछ वीडियोज़, इश्तियाक अहमद, जो डॉक्टर इश्तियाक अहमद है, उनको मैंने भेजी थी अपनी मदर की। उन्होंने अपनी बुक में भी उनको मेरी मदर का नाम हटाकर मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कि आप उनका नाम ना लिखें। तो मेरी नज़र में जो आज़ादी है, उसके बहुत सारे फ़ेजेज़ हैं। उनमें एक फ़ेज़ जो है वो 47 के बाद स्टार्ट होता है, जो 50 में आके एक एज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इंडियन बनती है। जो उसके पहले वाला फ़ेज़ है, उसमें बहुत गंद मचा। उसमें हमने अपने हीरोज़ को भी भुला दिया। हमने भगत सिंह राम जैसे लोगों को डिग्रेड किया। हमारी कांग्रेस सरकार ने उनको सुभाष चंद्र बोस थे, मैं यानी हज़ारों का नाम ले सकता हूँ। उन्होंने बस वो मौलाना आज़ाद और इन सब को आगे करके नेहरू ने गले गले में अपने डाल ली हैं, वो आज़ादी के बन गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप आज पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल्स देखें, तो उन न्यूज़ चैनल में कहीं आपको हर जगह फ़ोटोज़ मिलेंगी, जो उनका जिसने कॉन्स्पिरेटिव वे से पाकिस्तान बनाया था, उसकी कहीं फ़ोटो नहीं है।
यानी मोहम्मद अली जिन्ना को आज किसी भी इश्तिहारों में दिखाया नहीं गया। कुछ आप कहना ठीक चाहते हैं डॉक्टर है साहब? प्रताप डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। श्योर, श्योर। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मेजर जनरल AK सिवात जो है इस पे ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो जनरल साहब को थोड़ा टाइम दे देते हैं, फिर हम तो बैठे ही हैं। जी जनरल साहब। देखो मिर्जा साहब, ये सच्चाई है कि भारत को जो आज़ादी मिली थी और भारत आज जो डेवलप कर गया है, देखें बहुत गरीब देश था जब भारत को आज़ादी मिली। दो देश उसके बटे, एक भारत बना, एक पाकिस्तान बना। आज आप देखें भारत कहाँ पर पहुंच गया और पाकिस्तान कहाँ पर है। ये सच्चाई है। भारत आज 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है और आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगा। भारत की जो मिलिट्री पावर है वो 4th लार्जेस्ट है। तो मुझे लगता है कि हर एक गवर्नमेंट ने अपना एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन किया है देश की डेवलपमेंट का। मगर ये सच्चाई है कि जो ये 10-15 साल में हमारे अब डेवलपमेंट हुई है, उसकी रफ्तार काफ़ी पकड़ी गई है। और ये सच्चाई है कि हमने जो 4-5 जगह एक प्रकार से डेवलपमेंट की है वो काबिल तारीफ है। एक तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंडेक्स में अभी हम जो पॉवर्टी लाइन से लोगों को बाहर लेके आए हैं लास्ट 10-15 साल में, वो बहुत अच्छा किया है कि जिस प्रकार से मिडिल क्लास ग्रो की है और हमारे इंडस्ट्री की जो बेस बनी है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम पहले अपना हथियार ज़्यादातर बाहर से लेते थे और करीब करीब 70 से 80% हम सामान बाहर से लेते थे और भारत डिफेंस इक्विपमेंट बहुत कम बनाता था, ना के बराबर था। मगर अभी 10 साल में पलटा बदला है। अब ज्यादातर हथियार भारत खुद बनाता है। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। अब हम 60 से 70% खुद बनाते हैं। यही नहीं, हम कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। और आज की तारीख में हम शिप भी खुद बना रहे हैं, सबमरीन भी बना रहे हैं, टैंक भी खुद बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं और हम काफ़ी सामान बेच रहे हैं। जैसे बरमोज मिसाइल अभी फिलीपींस ने ली, इंडोनेशिया लेना चाहता है और इसी प्रकार से स्वाति रडार है, तेजस मार्क 1 की बहुत डिमांड आ रही है। हमारे जो आर्टिगन सिस्टम है उसकी डिमांड है। तो कहने का मतलब ये है कि सच्चाई की डिफेंस के मामले में भारत ने बहुत तरक्की की है और स्पेशली 15 साल में। और एक और जगह भारत ने जो बहुत अच्छी तरक्की की है वो है आपका टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमारी सॉफ्ट पावर है वो भारत की मानने वाली है। जिस प्रकार से IT इंडस्ट्री भारत में डेवलप की है वो भी एक प्रकार से बहुत ही बेहतरीन है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल देखें तो भारत की डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। और आप ये देखें कि जो भारत के चारों तरफ देश हैं वो सारे के सारे पिछड़ गए हैं। पाकिस्तान का तो आप एक प्रकार से अगर मुकाबला या पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करते हो तो आपको पता है कि भारत की इकॉनमी कहाँ है और पाकिस्तान आज टूटने के कगार पे है। उसको तो सिविल वार जैसी सिचुएशन है चारों पर। ऐसा लगता है कि अगर ये सिचुएशन समझी नहीं जैसे आप बता रहे थे, मुझे लगता है इसके 4 हिस्से होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और POJ के और गिलगित पाकिस्तान आने वाले समय में भारत में मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी प्रकार से जो बाकी देश हैं वो भी डेवलप नहीं कर पाए, चाहे बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। उनके अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं हुई और उसका मेन रीजन ये है कि डेमोक्रेसी वहाँ सेटल नहीं हो पाई। भारत की सबसे बड़ी देन है, भारत के अंदर 1947 के बाद ही जो डेमोक्रेसी सेटल हुई है और जिस प्रकार से हर सिस्टम ने, एग्जीक्यूटिव ने, जुडिशरी ने और मिलिट्री ने अपना काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। और जिस लाइन पे अब हम जा रहे हैं मुझे लगता है कि अब हमारी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा है कि हम फास्टेस्ट मेजर डेवलपिंग इकॉनमी हैं बिफोर कोविड-19 और आफ्टर कोविड-19। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिस प्रकार से भारत मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप कर रहा है, जिस प्रकार से भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत जो है और भी आगे निकलेगा। और आप देखेंगे कि समय दूर नहीं कि जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनेगा ही, मगर भारत के अंदर जो ह्यूमन फैक्टर इंडेक्स है वो भी बहुत इम्प्रूव करेगा। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने जो बातें की हैं उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि एक मेरे नज़दीक एक नामुकम्मल आज़ादी
के बावजूद अगर भारत इतना कुछ बना सकता है और हासिल कर सकता है, अब दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन सकता है, तो अगर मुकम्मल आज़ादी हासिल हो जाए भारत को, यानी वो इलाका जात जो इस वक्त भारत के हाथ में नहीं है और दुश्मन के कब्जे में है, वो भी अगर शामिल हो जाएं, तो फिर दुनिया की फर्स्ट पावर बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता। जी ओमकार चौधरी साहब, वेलकम टू द शो सर। मैं चाहूंगा आप भी ये बताएं थोड़ा सा कि ये कैसे मुमकिन हुआ, आजादी कैसे मुमकिन हुई, क्या क्या किया हिंदुस्तानियों ने कि अंग्रेजों को जाना पड़ा? देखिए, केवल भारत की ही बात क्यों करें। एक समय था जब 60 से अधिक देशों पर ब्रिटिश का शासन था, हुकूमत थी, और एक एक करके उनको सबको मुक्त करना पड़ा अपने चंगुल से। भारत में बहुत लंबी एक जद्दोजहद चली। पहला जो विद्रोह था वो मेरे अपने शहर मेरठ से हुआ था 1857 में, और उसके बाद 90 साल लग गए मुकम्मल आज़ादी के लिए, और उसमें बहुत सारे बलिदान, बहुत सारे लोगों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा। बहुत सारे लोग एक गलत परसेप्शन क्रिएट करते हैं। एक गाना बना दिया गया था बाद में, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ताल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये बकवास है। किसी एक आदमी ने आज़ादी नहीं दिलाई, और बिना खड़ग और बिना ताल के आज़ादी नहीं मिली। बहुत बड़े बलिदान हुए थे, बहुत सारे लोगों को फांसी पर लटकाया गया था, और दो धाराएं थी, नो डाउट। एक जो गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, और एक जो गरम दल माना जाता है वो, जिनमें सरदार भगत सिंह से लेकर के चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल से लेकर के और सुभाष चंद्र बोस, वो पूरी एक धारा थी। तो अंग्रेजों पर कई तरह के प्रेशर जो है वो उस दौर में बने थे, और जब उनको लगा कि अब बहुत लंबे समय तक हम भारत को दास्ता की बेड़ियों में जकड़े नहीं रख सकते हैं, तो वो लिटरेरी यहाँ से भागे थे। जैसे आज के दौर में अफगानिस्तान से निकल करके अमेरिका भागा है, इसी तरीके से अंग्रेज भी भागे। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ जो लूटपाट मचाई, जो हमारे संसाधनों को बेरहमी से लूट करके ले गए। मैं 2013 में मिर्जा साहब ब्रिटेन की यात्रा पर गया था कुछ दिन के लिए, और जब हम और हमारे कुछ साथी दिल्ली के पत्रकार लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे और चारों तरफ की जो भव्यता देख रहे थे, तो मेरे मुंह से एक टिप्पणी निकली उनके लिए। मैंने कहा, ये जो भव्यता आप देख रहे हैं ना, ये सब हमारा लूटा हुआ है। तो ये एक बहुत ही बदमाश किस्म की कौम है। इन्होंने जो कानून बनाए थे वो भी बहुत दमनकारी बनाए थे, और उसमें कुछ भी इनको उल्टा सीधा करना होता था तो उसके लिए कानून बना करके फिर बहाना बनाते थे कि साहब ये तो कानूनन जो है राइट स्टेप उठाया जा रहा है। वो सारे अपना माइक बंद कर लें। अच्छा जी जी, जारी रखिए जना साहब, चौधरी साहब जी। चौधरी साहब तो जारी रखिए। मेरा कहना ये जो आपका सवाल था, मूल सवाल था कि साहब क्या मुकम्मल आज़ादी मिली है, तो साहब इतने सालों तक, बल्कि मैं कहूँगा कि इतने दशकों और कई सदियों तक पहले आक्रांताओं, मुगलों के आधिपत्य में हम लोगों को रहने के लिए बाध्य किया गया। जो हमारी मूल पहचान थी उसको नष्ट और भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया। और जब आप, कहना चाहिए कि कई सौ साल गुलामी में रहे हों, आप पर तरह तरह के अत्याचार किए गए हों, दमन किए गए हों, और आपके साथ गुलामों जैसा ही बिहेव किया गया हो, तो आजादी के बाद भी वो जो दास्ता वाली मानसिकता थी ना, गुलामी वाली मानसिकता थी, उसको जाने में भी दशकों लग जाते हैं।
कभी कभी तो सदियां निकल जाती हैं। तो हमारे यहाँ भी जो आप कह रहे थे कि पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ है या आज़ादी मिली है, निसंदेह पावर ऑफ ट्रांसफर की आप बात कह सकते हैं, तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से आप उसका नाम ले सकते हैं, लेकिन मुकम्मल आज़ादी मिली है भारत को। ये अलग बात है कि किस भयावह स्थितियों में मिली हैं। कल के प्रोग्राम में भी आपने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया था। नंबर 2, हमारी भुजाएं काट दी गई, हमारे जो ऊपर मस्तक था, मुकुट था, उसको भी चोट पहुंचाई गई। और ये भुजाएं किस अंदाज में कि एक भुजा जो पाकिस्तान बना दिया गया, एक भुजा जो बांग्लादेश बन गया 1971 में, और ऊपर जो हमारा ताज जिस सिर पर हुआ करता था उसका एक बड़ा हिस्सा कुछ पाकिस्तान के कब्जे में, कुछ चीन के कब्जे में। तो ये सब त्रासदियां, ये सब दर्द, ये सब दंश और पीड़ा, इसको झेलते हुए अगर हम यहां तक आए हैं तो ये हमारी जिजीविषा है, ये हमारा संकल्प है। और जिस जिस तरह के अत्याचार 10वीं 11वीं सदी से लेकर के और बाद तक किए गए, जो हमारी आस्था के केंद्र थे, जो हमारी मूल पहचान के केंद्र थे, उनको जिस तरीके से नष्ट भ्रष्ट किया गया, आक्रांताओं के द्वारा उनको बर्बाद किया गया, बार बार तोड़ा गया, उन विरासतों को भी अब हम सहेज रहे हैं, संजो रहे हैं, फिर से पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। और विकास की भी एक गति पकड़ी है भारत ने, वरना जिसकी चर्चा अभी सिवास साहब करके गए हैं, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ना होते, अमेरिका में जितनी टेक कंपनियां हैं उनको लीड भारतीय ना कर रहे होते, या जो हमारी लीडरशिप है, जो प्रामाणिक लीडरशिप है, ग्लोबल रेटिंग में आज टॉप पर ना होती। ये जो ट्रंप साहब और ट्रंप साहब के वित्त मंत्री आए दिन धमकियां देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो लगा देंगे। अरे भाई, आप अपने मुंह पर हाथ फेर करके देखिए, आपकी ग्रोथ जो है वो 1.5 के आसपास है और भारत की ग्रोथ रेट इस समय 6.5 है। दुनिया में कोई देश हमारे आसपास नहीं है। और जहां तक गुलामी के प्रतीकों का प्रश्न है, देर से ही सही हमने अपनी नई पार्लियामेंट बनाई है साहब। जिस पार्लियामेंट में अब तक हम कानून पारित कर रहे थे वो अंग्रेजों की दी हुई थी, 1926 से 1929 के बीच में तैयार हुई थी। हम पूरा लुटियन जोन चेंज कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे मंत्रालय किराए की बिल्डिंग में नहीं है, या जो अंग्रेज बिल्डिंग छोड़ करके गए थे उनमें नहीं है। वो मंत्रालय सब एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे हैं जो मोदी सरकार ने बनवाई है। हमने दंड संहिता की जगह न्याय संहिता बना दी है, एक एक करके। और मोदी जी का आज का भी अगर लाल किले का भाषण सुने, उनका कहना है 2047 तक जब हम विकसित राष्ट्रों की पांत में खड़े होंगे, गुलामी का एक प्रतीक, एक चिन्ह शेष नहीं होगा। तो यह बहुत बड़ा संकल्प है साहब, और इसके लिए कितनी मेधा लगी है, कितने प्रयास लगे हैं, कितने अपमान हम लोगों ने सहे हैं, ये हम ही लोग जानते हैं। और वो बड़ा सही उदाहरण देकर के गए हैं सिवास साहब। 14 अगस्त को एक दिन पहले हमसे पाकिस्तान बना था, कितनी लाशों के ऊपर बना था वो भी मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। आज उसकी कंडीशन क्या है, और एक दिन बाद हमें आजादी मिली। हम हैं तो सदियों से, सहस्रों वर्षों से, हजारों वर्षों की हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है। लेकिन चलिए 1947 से मान लेते हैं, तो भी भारत आज कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। जी मिर्जा साहब। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने बड़ा अच्छे तरीके से बयान किया। हमारे साथ समरतूर साहब दोबारा जुड़ गए। बिल्कुल, जो भारत है या हिंदुस्तान है, ये एक सब कॉन्टिनेंट है और ये हजारों साल की तहजीब है जिसके अंदर एक ब्लिप आ गया, जैसे मुगलों की आ गए,
फिर ये अंग्रेज आ गए, तो ये बहुत थोड़े अरसे के लिए आए हैं अगर भारत की हिस्ट्री को देखा जाए। और लेकिन डैमेज बहुत किया इन्होंने, लेकिन अब वो हम डैमेज रिपेयर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। और अब दुनिया की कोई ताकत जो है, टच वुड, वो भारत को दोबारा से उस तरह गुलाम नहीं बना सकती जिस तरह माजी में होता रहा है। बहरहाल समर तूर साहब, कैसे हासिल की गई आजादी? आपका माइक मैंने म्यूट किया था, अनम्यूट। हाँ जी, बोले आप। सर देखें, जय हिंद एंड जय वेरी हिंद। हैप्पी 79th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। एंड सर देखें, मैं आई वाज बोर्न इन मिड 80s, एंड जो हमें किताबों में बताया गया है वही है कि 1947 में वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, एंड देन साथ ही साथ इन्वेडर्स इन्वेडेड कश्मीर, एंड 26 अक्टूबर को दे सेंट इन द फर्स्ट सिख पलटन आफ्टर महाराजा हरि सिंह joined India, and he signed the papers of accession to India. एंड 26 अक्टूबर को पट्टन में उतरी है, जिसे आज की तारीख में ओल्ड एयरफील्ड कहते हैं। एंड उसके बाद आई थिंक सर लड़ाई चली, एंड देन हमने इन्हें खदेड़ा। तो माय ग्रैंडफादर joined the Royal Air Force in 1939, Sardar Harnek Singh Toor, and he retired as a warrant officer in 1974. तो मेरे दादाजी ने सर वर्ल्ड वॉर 2 देखा, एंड ही वाज अ इंजन फिटर फॉर ऑल द बॉम्बर एंड फाइटर एयरक्राफ्ट। एंड उसके बाद ही सॉ द 47 वॉर, he saw 62 against China, he saw 65 again Pakistan के खिलाफ, and then 71 war Pakistan के खिलाफ. So he saw almost 5 wars. And my nana also happened to be a retired warrant officer from the Air Force, and he used to narrate जब सियालकोट से ये पाकिस्तान साइड से वाया मतलब पाकिस्तान रूट से जब फिरोजपुर तक इनकी ट्रेन आई, हुसैनी वाला वाज द रेलवे स्टेशन लास्ट पॉइंट। वहां पे माय ग्रैंडफादर नरेट्स हाउ everyone was butchered in the trains, and how he survived that one day pretending to be dead. और तब लकड़ी की कोचेज होती थी ईस्ट से, तो लकड़ी के फट्टे होते थे और लकड़ी के ही बॉक्सेस होते थे। तो ही प्रिटेंडेड टू बी डेड अमंग्स्ट द बॉडीज देयर, एंड बीच में जब ट्रेन चल पड़ती थी तो दे यूज्ड टू मूव अराउंड इन द ट्रेन, एंड पानी उससे पीते थे, जो फ्लश का वो चेन खींचने वाला कंपार्टमेंट होता था ऊपर जो लगा रहता था दीवार पे, उससे वो पानी पी के ही सर्वाइव्ड। एंड इट वाज अ ऑर्डियल ऑफ ऑलमोस्ट 24 hours he was on the edge. And as a young boy he came to India, came to his village called Darapur, और दारापुर से then he came to Moga, and मोगा में फिर eventually he joined मतलब the Air Force and everything. तो ये सर memories are there, but it is not something which is of very pleasant narratives. The riots that took place in Bengal again were very disheartening. अभी the Bengal Files, Mr. विवेक अग्निहोत्री की मूवी वो लॉन्च हुई है, तो वो उसे प्रमोट कर रहे हैं। So the Bengal Files is again based on the dark reality of what extent of human right violations took place जब हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए बंगाल में at the behest of the British. तो एंड ऑफ द डे आज की तारीख में ऑल अमेरिकन और एनी हिस्टोरियन आर सेइंग द पैलेस्टीनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट द ब्रिटिश, द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट again the British, and then to some extent Cambodia and Thailand issue
also they are putting it on, somewhat they're putting it on the British, though they were the French who were involved, but British also had some hand in it. So वही है सर कि the Britishers left open-ended problems to the countries which they were liberating. There was a very big flaw in the demarcation of Punjab, whereas Golden Temple India में छोड़ दिया और करतारपुर साहिब, which is the most auspicious place and birthplace of Guru Nanak जी, वो पाकिस्तान में छोड़ दिया. तो बेसिकली गोरों ने ना अपना दिमाग लगाया ना कुछ, दे वर इन अ हरी टू जस्ट वाइंड अप एंड लीव. सो जो आई थिंक मिस्टर क्लेमेंट एटले हैड ड्रॉन दिस line, I believe. He was the one, Clement Attlee, or yeah, so he was the one appointed for demarcation of the lines between India and Pakistan, which went drastically wrong in the case of Punjab. Because Punjab, which is now in Pakistan, the quite amount of land should have been included in India, which was not done so. And that is exactly one of the major reasons why today, when Indian farmers go out to do farming, they have to cross the fencing. They have to cross the international border fencing, and they have to go till where the border pillars are, which are unmanned, unguarded, and that is where Pakistanis freely come. They drop the drugs, which are sealed, and then these drug peddlers are operating like that. So it has become a nuisance. It is a problem. It should have been resolved long back in 71, when the war 71 में लड़ाई लड़ी, तो तब भी 13 गांव का ऐसे फैसले हुए थे to exchange, which were given. Hussaini Wala was part of Pakistan. It was that after the 71 war, we had to give a little bit of land near Faridkot back to Pakistan, and in lieu of that, we took back Hussaini Wala. Why Hussaini Wala? Because that is where the cremation of Udham Singh ji was, Bhagat Singh was done. So Bhagat Singh ji ki jo cremation thi, that was done at Hussaini Wala. So it was critical for India to get that land back. So we had to actually bargain 10 to 12 chunks of land with Pakistan कि आप ये वाला हिस्सा ले लो और हमें ये दे दो. तो सर देखे, इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक कुर्बानियां बहुत हुई हैं, but the problem is India was still in a very strong position. Congress was in a very strong position. As a result, the blunder of handing over Aksai Chin to China resulted in connecting Pakistan and China directly. और उसका नतीजा आज काराकोरम हाईवे है. उसका नतीजा is connecting of Karakoram highway to the CPEC project. I was posted in Siachen Glacier. हम रोज कितनी ब्लास्टिंग हुई है उसकी रिपोर्ट लिख के सिट्रेप सिचुएशन रिपोर्ट में हम दर्ज करते थे कि आज 30 ब्लास्टिंग हुई है. मतलब they were constructing the Karakoram highway up to the year 2011. मतलब हम नोट करते थे कि ये दर्ज किया है कि ये बॉम्बिंग, ये ब्लास्टिंग चल रही है, सड़क का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. तो देखिए सर, इट हैज कॉस्टेड अस क्वाइट अ बिट, एंड नेहरू बीइंग इन अ पावरफुल पोजीशन was in a dominating position in which he saw himself as the karta dharta, and कुछ भी डिमांड आती थी, like the Indus Water Treaty, given, granted, anything going to Sindh, the waterways or anything, granted. अच्छा तुम्हें पैसे भी दे देते हैं, तुम नहर भी बना लो, एम्बैंकमेंट भी बना लो, ठीक है. तो ये एक माइंडसेट के साथ किया गया था कि आउट ऑफ गुडविल कि चलो वी आर सेपरेटेड, बट एवरीथिंग बैकफायर कर गई ना. वो गुडविल ने इट हैज बैकफायर्ड. It has backfired very badly. चाहता हूँ डॉक्टर साहब बड़ी देर से बैठे हैं खामोश. कैसे ये सारी बात आपने सुनी, चौधरी साहब की भी सुनी, मेरठ से इनका ताल्लुक है, तो सबसे पहले तो उधर जाके हम सबको माथा टेकना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमारे पुरखों ने जो है
अंग्रेजों के खिलाफ जंग आज़ादी का बाकायदा आगाज किया था, फौज बनाई थी, लड़े थे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब लड़े थे। तो अब मैं तो दिल्ली से सीधा मुझे मेरठ जाना पड़ेगा। चौधरी साहब तैयारी पकड़े। हमेशा हमेशा हाँ स्वागत है, हमेशा स्वागत हाँ, है। बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं, आजादी मुकम्मल है, नामुकम्मल है, क्या ये सारी बातें हो रही हैं, कैसे देखते मैं हैं? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके फिर आज का जो प्रोग्राम है उसमें मैं आपको उसके अंदर आपको मैं शामिल करता हूँ जी जी। कि 3-4 घंटे यहाँ पहले इंडियन प्रोग्राम हुआ है, जो यहाँ का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है उसके अंदर मुझे शामिल किया गया था और भी कुछ कहाँ पे, लोग। जर्मनी में? हाँ, जर्मनी में 1.5 घंटे का प्रोग्राम था, 90 मिनट का था। तो उसमें उन्होंने इंडिया की क्वेश्चन पूछे कि इंडिया को क्या हासिल हुआ, इंडिया कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँचा और कहाँ से कहाँ है और आगे स्ट्रैटेजी इंडिया की क्या है। तो सबसे अच्छी बात जो मेरे और दोस्त हैं गुजरात के मुस्लिम प्रोफ़ेसर हैं यहाँ पर, तो उन्होंने भी मेरी बातों पे उन्होंने ध्यान दिया और बोला कि मैं बिल्कुल सही एनालिसिस कर रहा हूँ। हमें तो एक बात है चौधरी साहब, आपका भी कहना ठीक है, मेजर साहब भी जनरल साहब भी बोल के गए हैं। वो कहते हैं कि सब के सब यहाँ यूरोप में बैठने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना, उसका इंडिया के साथ कोई कंपैरिज़न नहीं है। आपको हमको हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। वो हमसे बहुत छोटी इकॉनमी है, भूखा कंट्री है और उनकी तरक्की में उनकी फ़ौज, उनकी पॉलिटिकल अलाइड्स, उनके जो वो वडेरे हैं, उन्होंने सत्यानाश किया है। हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ। थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं बताता हूँ, जैसे मेजर साहब ने बताया, मेरे जो ग्रैंडफ़ादर हैं, उनकी यहाँ फ़ोटो लगी हुई है। वो नॉर्मंडी में यहाँ आके लड़े थे। जब वो इंडिया आए थे 62 में, उनकी डेथ हो गई थी, उनको कैंसर हो गया था, उनका एक ग्रेनेड फटा था, जो उससे उनके कान खराब हो गए थे। तो उनको नेहरू साहब ने उस वक़्त दिल्ली में बुलाया था, जब केनेडी आए थे, अपने जॉन एफ केनेडी। तो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो उनकी कैंसर की वजह से उनकी लाइफ़ खत्म हुई है। रिसालदार मेजर प्रताप सिंह क्यारों के बहुत वो क्लोज़ भी थे। उनको उन्होंने फैसिलिटेट करने की भी कोशिश की। तो जो 61 की वॉर है उसमें मेरे फादर जो थे, वो उस टाइम पर चाइना के अगेंस्ट में त्रिशूल से आगे यानी बोमडीला त्रिशूल यहाँ पर जहाँ पर 19 कुमाऊं रेजिमेंट के लोग मारे गए थे, जिसमें मेजर शैतान सिंह था। हम्म उनकी डेड बॉडीज को हम्म मेरे फादर जो थे अपनी कंपनी के साथ फोर्ट डिव वहां लड़ने गया था, वो डॉक्यूमेंटेड हम्म है। वो उनकी डेड बॉडीज को लेकर आए थे और उनके लिए बीवी गिरी साहब ने उस टाइम पर उन्हें भी सेवा मेडल दिया गया था। और 71 की वॉर में उसी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मेरे फादर को चिटागोंग से पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा, तो उन्होंने वहाँ पर वायरलेस सेट लगाए थे। मेजर साहब जानते हैं कि मेरे फादर सिग्नल्स में थे, तो उन्होंने वहाँ पर यस ये सेट बनाया। तो ये और जो 65 की वॉर में मेरे जो अंकल थे, उनको 22 फरवरी 20 में मोदी साहब ने जयपुर में बुलाकर उनको दिया। और मेरे ग्रैंडफादर जो थे और मेरे जो चाचा जी थे, वो दोनों एक ही रेजिमेंट में थे। 19 सिंध हॉर्स आर्टिलरी थी, उसमें थे वो। तो अब जो मैं आपसे कुछ इंटरनल बात करना चाहूँगा। हिंदू भारत की आज़ादी में हमने क्या खोया, क्या पाया। और मेरे जैसा इंसान जो 7-8 साल बाद पैदा हुआ था, जिसने अपनी ग्रैंडमदर को देखा, उन्होंने भी यही कहानियाँ बताई, जो मेजर साहब ने बताई कि कैसे-कैसे वहाँ पर ये हुआ है। मेरी मदर ने जो 2 अगस्त लास्ट ईयर की डेथ हुई है 95 की एज में, उन्होंने मुझे मैंने सब चीज़ें रिकॉर्ड की हैं कि च कल मुझे कोई बोल ना सके, मैं उसके ऊपर रिसर्च भी करूँगा। और मुझे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने ये बातें बताई भी हैं, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी जो लाहौर मोची दरवाजे में रहते हैं, उन्होंने भी इसको बोला कि बिल्कुल ठीक बोलती हैं आपकी माताजी, हाँ। तो अब जो दूसरी बात है, इंडो इंडिया का जो वेस्टर्न में एक आपको मैं सबको बुक रिकमेंड करूंगा, वो पीटर शाला टूअर नाम का आदमी है, जिसने द स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम लिखा है। उस स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम में उसने 22-23 पेज इंडिया के लिखे हैं। वो उसको मरे हुए आज कम से कम 15 साल हो गए हैं। मैं आज उस बुक को कोट करके आपको बता सकता हूँ। वो लिखता है कि इंडिया की तरक्की में सबसे ज़्यादा जो रुकावट डालेगी, वो एक कम्युनिटी है जो एम से स्टार्ट होती है। वो हर तरक्की में इंडिया के खिलाफ होंगे। ये बात आज भी ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जो एक जिसको मिनॉरिटी कहते हैं, जो 300 मिलियन के करीब है, वो इंडिया की तरक्की में है। और दूसरा उसने लिखा था, ये अनीता बोस जो फफ है, सुभाष चंद्र बोस की जो लड़की है, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। वो हमारे हमेशा फंक्शन में आती हैं।
वो उनको जब सुभाष चंद्र बोस साहब की डायरी की थी तो वो बहुत नाराज हुई थी, उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने भी उनसे माफी मांगी। हमारे घर की वो अच्छी गेस्ट हैं। उन्होंने भी बोला इंडिया का जो दुश्मन है वो इंडिया में बैठा है, बॉर्डर पे नहीं बैठा है। इंडिया का दुश्मन अंदर है, उसके लिए जितने भी कानून इंडिया में बने हुए हैं उसको अप्लाई नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब, कोई मुल्क आपने आज तक देखा होगा कि बिल क्लिंटन या ओबामा बाहर जाके ट्रंप की बेइज्जती कर रहे हैं या उसके खिलाफ बोल रहे हैं या अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियन बाहर आके ऑक्सफोर्ड में 10-10, 15-15 हजार का हॉल लेते हैं और वहां इंडिया को कंडेम करते हैं। हमें इन चीजों पे ये हमारी एक अचीवमेंट है जिसमें हमने कोई ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लिए हैं। ये लोग वेस्टर्न में कहते हैं ये क्यों है ऐसा? और इंडिया की इकोनॉमी, उसमें जितने भी यहाँ थिंक टैंक वाले हैं, यहाँ DIH के नाम की इंस्टीट्यूशन है जो कमर्शियल सेक्शन देखती है। उन्होंने मुझे भी यही सवाल पूछा था कि अगर आप इंडिया को पावर नंबर 3 से 2 में ले जाना चाहें तो आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आप मेरी बुक में पढ़ सकते हैं जो अभी सितंबर में पब्लिश होगी। उसमें मैंने 3 चीजें को डिस्क्राइब किया डॉक्टर साहब। एक तो मैंने डिस्क्राइब किया कि इंडिया में जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, जुगाड़ खत्म होना चाहिए। दूसरा जो हमारा प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो इंडस्ट्रियल नेशंस में 16वें नंबर पे है, यानी जहां रोबोटिजेशन रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, हम उससे बहुत पीछे हैं। और तीसरा जो हमारी करप्शन है हाई लेवल पे वो खत्म ही नहीं हो रही। और सबसे आखिरी में जो है जो सबसे पहले होना चाहिए वो एजुकेशन है। डॉक्टर साहब मैं तो 2011 में मैंने स्टार्ट किया है। 2011 में ही मैं जर्मन का एजुकेशन सिस्टम बॉम्बे लेके गया था और आज वो रिलायंस और महिंद्रा और टाटा उसको अप्लाई कर रहे हैं। मैं उनकी हेल्प करता हूँ, मैं वहां जाके पढ़ाने भी जाता हूँ। इन चीजों के ऊपर कहते हैं अगर आप बिल्कुल ध्यान देंगे, ये वर्ल्ड की जो इकोनॉमी जो मिडिल स्टैंड जहां बोलते हैं, जहां पर जो जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यूरोप में देते हैं वो मिडिल साइज कंपनीज देती हैं, MNC नहीं देती हैं। वो कहते हैं कि हम इंडिया में अभी भी जाके मिलियंस इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर इंडिया में ये 4 चीजें। प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है जिसमें यूरोप, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, स्वीडन सबसे आगे हैं, वो इसकी वजह से हैं क्योंकि वहां पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑन सब्जेक्ट दी जाती है। या यहाँ तक कि बकरी का गला काटने वाला भी 3 साल जो है वो बूचर का कोर्स करके आता है। तो वो कहते हैं इंडिया में ये काम होना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन जो है इट शुड बी बिजनेस ओरिएंटेड और it should be focused on coming generations status। ये 4 चीजें हैं। और इंडिया की तरक्की जो है, इंडिया ने क्या पाया उसके ऊपर उन्होंने बहुत बोला। मैंने कहा देखिए इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी आगे आ गया है। पूरा जो साउथ अफ्रीका है या आप ग्लोबल साउथ बेल्जियम, वहाँ इंडिया की गाड़ियां बिकती हैं। कहते हैं हम यूरोप में नहीं आएंगे क्योंकि ये वहां पर पैरों में कीलें डालते हैं। दूसरा इंडिया की मशीनरी पूरी वर्ल्ड में बिकनी स्टार्ट हो गई है। ट्रम्प जैसी कंपनीज जो है वो इंडिया में आके प्रोड्यूस कर रही हैं। डायमलर वहां पहुंचा, यू नेम एनी इंडस्ट्री विच हैज कम टू इंडिया। क्यों आई है? ये मनमोहन सिंह साहब का उसमें भी हाथ है, लेकिन लिबरलाइजेशन और ये जो जो किया ये मोदी सरकार के आने के बाद हुई है। प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेट लेवल में काम करने वाले हैं वो अभी भी बहुत करप्ट हैं। जो यहाँ से लोग जाते हैं वो सोचते हैं कि हमारे हाथ में ये लेटर आ गया है तो ये इसका हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आप जी इंडिया का CEO रखेंगे, उसमें ये करेंगे। डॉक्टर साहब आप हैरान हो जाएंगे। अभी 1 हफ्ता पहले मैंने महाराष्ट्र के फोरम में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ का इंडस्ट्री मिनिस्टर की मुझे बातों के पता लगा कि इज द मोस्ट करप्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। चल 1 करोड़ का बिजनेस है तो कहते हैं कि 5 करोड़ तो हमें मिलना चाहिए। उन्होंने नाम रखे हुए उसके। तो जब आप यहाँ पर उसको थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो यू शुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट इन योर बिहेवियर। करप्शन का थर्ड मामला, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हाँ हैं, जी थर्ड हाँ ना, वर्ल्ड की बन इकोनॉमी सकती में। है। इंडिया अभी थर्ड बिल्कुल बन वर्ल्ड सकती है। इकोनॉमी आपने है। बहुत ही मैं आपको बताऊं जबरदस्त उसकी बातें वजह की है। क्या मेरा है। ख्याल है यही है वो मिसिंग पार्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, जिस पे आपकी किताब भी आ रही है। ये हो जाए तो फिर हमारी आजादी मुकम्मल हो जाती है। ये डॉक्टर साहब आजादी। एक पॉइंट मैं बोलूंगा जिससे पहले मेजर साहब बाद में आएंगे। जी जी। उसमें
जो इकोनॉमिक फोरम है यूरोप का, उस बोलते हैं कि इंडिया अभी भी जो है वो थर्ड इकोनॉमिक पावर है। उसकी वजह आपको बताऊं क्यों नहीं है? क्योंकि जर्मन से आगे है। इसकी वजह इन्होंने $500 बिलियन का कर्जा लिया है। इससे इनका जो जीडीपी सिस्टम है, जो इनका इकोनॉमिकल फोरम है, वो इंडिया से 500 मिलियन सिर्फ ज्यादा है, बिलियन। अगर वो कर्जा 500 लेके तो ये इंडिया के पीछे है, इंडिया विल बी द फोर्थ। तो आप थर्ड वन, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया के जो मैसेजेस हैं, जो इंडिया की जो इकोनॉमी सिस्टम है, अगर हम ये 4 या 5 चीजें जो मैंने आपको डिस्क्राइब की हैं, इस पे फोकस करेंगे तो वी गेन्ड एवरीथिंग। वी आर नाउ वेल रिस्पेक्टेड पर्सन इन द वर्ल्ड। हम जैसे लोगों को बाहर लोग खड़े होके बात करते हैं, ओ आप इंडिया से हैं। आज से 30 साल पहले कोई हमें खास नहीं देता था। ये इसकी वजह है, ये अचीवमेंट्स हैं हमारी। हम स्पेस में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मशीनिंग, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग में, सब जगह इंडिया जो है एक-एक करके अपना स्पेस बना चुका है। उसको मेंटेन करना मुश्किल है। उसको मेंटेन ठीक करने है, के लिए एजुकेशन, ठीक करप्शन, है, एंटी करप्शन, ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है। सही है। मेजर साहब, फाइनल क्लोजिंग कमेंट्स जितने मर्जी लंबे सर हैं, तो मैं रोकेगा कोई नहीं। सर कहानी ये है कि करप्शन it has become a very cause of very serious concern because कदे कदे तो लगता है कि there is a thing that if you are not corrupt ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਊਗਾ if you are not corrupt। ਇਹ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ मतलब if you don't take that 50 lakh, your job is at stake, then you have to leave the system। so ਬੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਉਹ 50 ਲੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੂੜੇ ਕਚੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ, ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਆ 50 ਲੱਖ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆ ਇੱਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਸਰਦਰਦ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਐਂਡ then it becomes a security for the whole team ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਆਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ for not taking a bribe ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। so this is the thing sir, and secondly unemployment ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ sir that I think ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? it is now very ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਰਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਰ बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ we are not able to maintain the equilibrium of job and factories and offices compared to the population which is being educated। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ मतलब we are ਸਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बैंगलोर, केरला और बीट पंजाब, गुजरात भरे पे ने सारे। एवरीबडी इज फुल। इनफैक्ट द वन मुल्क से बाहर भेजे, इनको अमेरिका भेजे, यूरोप भेजे, अफ्रीका भेजे। सर भेजे हुए है न्यूजीलैंड सर सैचुरेशन इतनी आ चुकी है। एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ਤੁਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਚਲੋ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਨਸ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟਸ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਓਏ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ, ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਗੋਲੀ ਪਈ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ
So, sir, now I am going to disclose something very critical. जी प्लीज गो अहेड. That this year on 5th of January, Bangladesh the delegation comes to Pakistan, meets their representatives of ISI. Then 15th of January, मतलब 10 दिन बाद, second delegation from Bangladesh also comes. And then on 21st of January, ISI ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼. So within a matter of 20 days, ਇੰਨੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਗਈ कि ISI ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੀ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ. ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ ਮੇਘਾਲਿਆ, in which I think ਲਸ਼ਕਰ ਤੈयबा ਜਾਂ ਜੈਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 4 ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ the bonus is they have been caught alive. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ? ਮੇਘਾਲਿਆ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਟੂ ਮੇਘਾਲਿਆ. ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, we will now strike you from the east, is this. ਤਾਂ ਹੁਣ the forces are they are already deployed in northeast. And मतलब sir northeast ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ कि I think there will be few areas in our own territory which will need bombing because of infiltration. ਇੰਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ. ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ. Same is the case in Gurgaon, Delhi and Noida. मतलब ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਆ ਰਿਪੈਂਟਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚੀ ਵਾਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, सोसाइटी ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੰਬਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ. मतलब ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ they have vanished. वजह की they have vanished. वजह है they are illegal immigrants. illegal ने सर, रोहिंग्या ने, बांग्लादेशी ने. So all of them are working here कि चलो इथे threat to life है नहीं, standard of living भी is much better, कम भी ठीक ठाक हैगा. तो ये चल रहा है कम illegal. And now the government has said Aadhaar card is not your means of identification, क्योंकि आधार कार्ड ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. They made it into a business. So that has become a very big headache for everybody, that we can't afford all this. And I think the crackdown is very real. They will be jailed, and I think jail ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ they will only do labor. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜੂਗਾ ਕੌਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ ਕੌਣ. So they are in panic. comment ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ please, final comment. Final comment is that India has made it very clear that we are not going to take any burden, which is because of these people that jobs are not being created. They are taking up all sorts of jobs. So ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਟੈਕਸੀ ਦੇ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ. ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜੌਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜੌਬਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੌਬ. ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. नहीं सर, मैं कह रहा दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. इट एड्स अप टू द प्रॉब्लम. मतलब इंजीनियर बंदा थोड़ा ना कुक बनूगा या ड्राइवर बनूगा, वो तो वखरे हैगे ही हैगे. तो वो तो आपका स्टार्टअप या कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे ने. पॉडकास्ट का इतना ट्रेंड शुरू हो गया कि चलो पॉडकास्ट हिट हो गया तो फिर साडा पॉडकास्ट चल पवे. तो वो है कि द यूथ इज एक्चुअली स्क्रैम्बलिंग कि जाइए किथे. काम तो सारे करना चाहते ने,
पर यूटिलिटी हुन पता नहीं, बिकॉज चलो डिमांड ठीक है। डिमांड इज लिमिटेड, सप्लाई इज ओवरशॉट। ओके जी डॉक्टर साहब यहाँ मेजर साहब ने बहुत गल्ला की थी। मेरा concluding Sir, the concluding remarks. concluding remark is very simple. जो जो OSC ਦਾ डाटा है वो is not manipulated data. वो कहते हैं कि इंडिया हैज टू टेक ए यू टर्न ऑन 2 or 3 मेन टॉपिक्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज हेल्थ केयर। इन्हां दोनों मामलों ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। once it is under government as it is in France or Germany, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਨਾਰਵੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ। then all these educated people will have a good job. Secondly, infrastructure programs ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ you can hire as many as engineers who are just working around there, but India has to take a step in that direction. और दूसरा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ construction ਦੇ ਵਿੱਚ they are still lacking. We are just hiring cheap laborers from some Chhattisgarh people ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੈਂਡਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, so you can maintain actually the employment of India because your rules are very filthy, है ना। कोई सिक्योरिटी, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ, he can also be a sustainable engineer, he can also become a construction engineer, he can also with a very small schooling he can also shift towards environment engineering। लेकिन वो सिस्टम हजे नहीं तैयार है। we have to work on 3-4 very important future oriented ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡਸ ਹੈ, then this employment। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਖੜ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ that is the main। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ that is the problem। ਇੱਥੇ ਵੀ 6% ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, काफी बुरी हालत है। इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग द सेम। इंडिया विच ऑफिशियली आई थिंक 6 or 7%, because the number is very big। 6% out of 1.4 billion is a very big one, na? It's a byproduct or side effect of capitalism. You cannot get rid of unemployment in capitalism. What you can do is you ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। We can't follow you properly if something is no it's still disturbing। It's still disturbing। नहीं डॉक्टर साहब मैं भी जाना हैगा, तो let's talk। we can take this topic once again। मेजर साहब ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ and we can have a then we can do that। yeah, we can do this। thank you very much जी, आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। फिर मिलते हैं दूसरी लाइव में। थैंक यू। श्योर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।